साइप्रस वो मुल्क है जिसका नाम लेते ही टर्की के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि नॉर्थर्न साइप्रस की अगर बात करें तो वो टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इंडिया अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में साइप्रस को आजादी दिलाने की बात करता है। ये सरासर जो है टर्की को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी का ये विजिट टर्की के लिए ओपन चैलेंज है कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को सपोर्ट करोगे तो हम जो है साइप्रस को सपोर्ट करेंगे और साइप्रस की जो आजादी की मूवमेंट है उसको तेज करेंगे। और टर्की को इस तरह जी कश्मीर के बाद टर्की को टारगेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से। साइप्रस का ये दौरा आपके सामने शेयर कर रहे हैं। रेड कार्पेट पे वेलकम होता है। साइप्रस एक आइलैंड है और इसके जो है प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को रिसीव करने आते हैं। ये 2 दिन का जो दौरा है जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। और टर्की का क्या रिएक्शन आएगा इस 2 दिन के दौरे के बाद? उन्होंने क्लियरली देख लिया है कि फ्रांस के जो तैयारों के साथ हुआ है माशाल्लाह से, अब फ्रांस उनको क्या डबल ट्रिपल प्राइस पर भी फ्रांस उनको तैयारी नहीं देगा इंडियंस को। मार्केट गई, क्रेडिबिलिटी गई, ठीक है। फिर आप ये देखें, और फ्रांस ने कैटेगोरिकली कहा कि भाई इंडियन पायलट्स आर नॉट कंपैटिबल। तो फ्रांस तो खुद को बचाएगा। फ्रांस अपने त्यारे पे बात नहीं करेगा, उसने इंडियन पायलट पे बात ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को साथ करना है तो वो उसको पाकिस्तान को सेपरेट डील करे, टर्की को सेपरेट डील करे। लेकिन वो कह रहे दोनों एक ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्रोन आए थे ना वो टर्की के थे। इस सवाल का जवाब दे दें कि टर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और हमेशा इंडिया के खिलाफ क्यों जाता है। हालांकि ये वो इंडिया है जब अर्थक्वेक आया था टर्की में तो सबसे पहला जो मुल्क था जो एड लेके पहुंचा था, जिसने वहां पर सर्विसेज दी थी, लोगों की जानें बचाई थी, वो इंडिया। और इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की है, क्योंकि टर्की मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है, टर्की की मैन्युफैक्चरिंग भी, जैसे ड्रोन बड़े इंपॉर्टेंट है टर्की की। इंडिया को पता है टर्की में स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी इकोनॉमी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टर्की के मामले में फेल क्यों हो रही है? और पाकिस्तान जो है बड़ी कामयाबी से टर्की के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरे टॉपिक का निचोड़ है ये मैं अपने वज़ीर आज़म को कोट करूंगी। शहबाज शरीफ ने बोला था कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, हम पीस प्रमोटर हैं। स्टिल आज भी हम जितने भी आवाम से बात करेंगे वो कहेंगे हम पीस ही चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 2025 में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम वॉर और एग्रेशन की तरफ नहीं, हम पीस की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आज की एक नई रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों आज की वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर नैरा जी की वीडियो है। वीडियो बड़ी मज़ेदार है दोस्तों, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना। तो दोस्तों वीडियो का टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री जो साइप्रस 2 दिन के साइप्रस के दौरे पर है, उस दौरे से रिलेटेड जो है पाकिस्तान जनता का रिएक्शन उन्होंने इस वीडियो में नोट किया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में और जानते हैं क्या है पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन, और वीडियो के लास्ट में हम अपने रिएक्शन के साथ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के बाद। साइप्रस क्लेम कर रहा है कि हमें हमारी चीज दी जाए, लेकिन टर्की अभी उसके ऊपर नहीं है, उसकी ग्रिप है। टर्की तो कहते हैं ये एक आजाद कंट्री है और ये कोई जो है साउथर्न साइप्रस का हिस्सा नहीं है ना। असल में देखिए आप एक्सप्रेशन जो होता है ना वो आप एक्सप्रेस इसी तरह से करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो आज तक इंडिया ने इस चीज़ को एडमिट करना पब्लिकली एक दफा भी नहीं किया कि कश्मीर हम ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द पीपल ऑफ द कश्मीर आर वेरी हैप्पी बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडिया। सो दे डोंट कंसीडर इट एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट और एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री और व्हाटएवर। तो ये बोला ऐसे ही जाता है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के क्या थॉट्स हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनकी विल क्या है, बेसिकली उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को सप्रेस किया जाता है या नहीं किया जाता, उनका जो फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम टू लिव एज पर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें अगर उसको कोई मानता है, उनकी यूएनओ के अंदर उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन होती है या वर्ल्ड उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करती है, तो ये चीज़ें सारी मैटर कर रही होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये विजिट साइप्रस का बहुत मैटर करते हैं। खुल्ला टर्की को धमकी है कि भाई अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में जाके आप जो है तकरीरें करेंगे तो हम जो है बात करेंगे नॉर्थर्न साइप्रस की, जिसको टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और साथ साथ वो साउथर्न साइप्रस जो कि एक आइलैंड है, बहुत छोटा सा है, हम उसके साथ जो है कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम उसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम जो है साइप्रस को स्ट्रेंथन करेंगे। और साइप्रस की स्ट्रेंथ सीधा धमकी है टर्की को कि टर्की की आर्मी और टर्की भी वहां पर टारगेट होगी। देखिए जी बिल्कुल एक तरीके से ये बात है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है
आपकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है। जी। फॉर एग्जांपल अब इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर ये इंटरलिंक्ड है, इनका एक शेयर्ड बॉर्डर है, ठीक है। टर्की की बात करें, साइप्रस की बात करें, इंडिया की बात करें, उनके बॉर्डर शेयर्ड नहीं है। अच्छा, और अगर आप इंडिया ये क्लेम भी कर ले कि हाँ कि हम साइप्रस को आजाद कराएंगे, एम्पावर करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हर तरह से उनके साथ आप खड़े होंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको साइप्रस, इंडिया से उड़कर साइप्रस जाने के लिए एयर स्पेस किसकी यूज करनी है, बीच में क्या चीज आती है। लेकिन इंडिया पॉलिटिकली करेगा ना, साइप्रस को पैसा दे देगा, साइप्रस को हथियार दे देगा, और सबसे बड़ी बात इंडिया यूनाइटेड नेशन में साइप्रस की बात करता है। और देखिए अभी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट यानी कि वीटो पावर भी इंडिया चाहता है, जिसके लिए वो बार बार अपील करता है। अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है तो फिर टर्की और साइप्रस के मैटर को फिर जाहिर है इंडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ना। देखिए जब वीटो पावर आएगी तो वंस यू आर एम्पावर्ड देन यू आर मोर जो है ना, आप ज्यादा हो जाते हैं, ब्लंट भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये अभी अजम्पशन के ऊपर ये तो बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जब आएगी उसके क्या इम्प्लीकेशंस करेंगे, उस पावर को यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये तब की बात है। तो तैयब उर्दुगान को इस विजिट के मद्देनजर देखिए, अगर हम स्टडी करें तो प्रेशर आएगा टर्की पर? डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस होगी इंडिया की तरफ से, और एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना सिग्नल और एक मैसेज होगा टर्की के लिए कि भाई अगर आप हमारे मामलात में इंटरवीन करेंगे तो हम भी आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो आपके लूप होल्स हैं या वो एरियाज जहाँ पर आपको पेन होती है, तो हम भी वो दबाएंगे। अच्छा अनिल, मुझे ये बताएं कि G7 के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमी, पूरा यूरोप वहाँ पे इकट्ठा है, और इंडिया जो है पिछले 20-22 साल से G7 का कहते हैं ना कि पार्ट है। हर दफा जो है इंडिया को बुलाया जाता है, मनमोहन सिंह भी इसको अटेंड करते रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि G7 का इन्विटेशन नरेंद्र मोदी को नहीं आया, और क्योंकि कनाडा और खालिस्तान और सिख मूवमेंट की वजह से वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा जो है टारगेट रहता है कनाडा के अंदर। लेकिन एकदम से फिर G7 का इन्विटेशन कनाडा में हो रहा है, होस्ट कर रहे हैं कनाडा, उसको नरेंद्र मोदी को बुला लिया जाता है। तो पहले ना बुलाने पे और फिर बुलाने के बीच की क्या गुफ्तगू हो सकती है? देखिए जब आप एक परमानेंटली मेंबर हो, इन अ सेंस कि आप अटेंडी हो, अटेंडी हो, ठीक है, मेंबर नहीं, तो उसमें एक आपकी लाइन बनी होती है डिप्लोमेटिकली, ठीक है। आपके फॉरेन ऑफिस इंगेज्ड होते हैं, आपकी डिप्लोमेसी इंगेज्ड होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब उसमें अगर किसी बाय एनी रीज़न, चाहे लोकल रीज़न हो या इंटरनेशनल रीज़न हो, रुक जाए तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होती है, और अगर उसकी कंटिन्यूएशन रखे तो वो एक सक्सेस रहती है। तो G7 को इंडिया को लोग इस वजह से करते हैं, देखें नो डाउट सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, बड़ी मार्केट है, और हर वो कंट्री जो एक्सपोर्ट के अंदर है, जिसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसने मार्केट को देखना हमारी मार्केट कंज्यूम कहाँ पर होंगी। अच्छा, फिर कंज्यूमर मार्केट को पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन के बाद फिर ये नहीं है कि सारे इंडियंस गरीब हैं, पॉवर्टी इज देयर बट स्टिल द परचेजिंग पावर इज आल्सो देयर, ठीक है। तो इसी वजह से यूरोप या G7 के जो मेंबर्स हैं वो लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, और जीडीपी भी देखें अच्छी, हाँ जीडीपी अच्छी है, और इसके अलावा परचेजिंग पावर भी है, एक कंज्यूमर मार्केट है, तो आप इनको मतलब बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली नहीं इग्नोर कर सकते। एग्री, 100% एग्री। क्योंकि अब जो लेटेस्ट वॉर है ना, वो वॉर अब आपकी इकोनॉमिक्स की वॉर है। अब आपकी वो वॉर वो तलवार वाला नहीं रहा, ठीक है। फिर एक और बात है कि वो कहते हैं मॉडर्न स्लेव्स आर नॉट इन जेल्स, दे आर इन डेट। डेट अगेन रिलेटेड टू द इकोनॉमी, अगेन रिलेटेड टू द मईशत, सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। तो इंडिया की ये एक स्ट्रेंथ है भाई, वो इसी वजह से हर टेबल पे बात करता है, अमेरिका को भी बात करता है, रशिया को भी बात करता है, चाइना को भी करता है। अब चाइना देख ले, चाइना आज ये क्लेम कर दे कि भाई मैं सुपर पावर हूँ, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? वो ये जो सुपर पावर चौधरी होने का खर्चा है ना, वो कहते हैं बेवकूफ़ है हम, ये खर्चा हम बर्दाश्त करते रहे, ये खर्चा अमेरिकी करे, ये अमेरिकी खर्चे करते रहे। वो हम सादी सी मिसाल है, जिसका एक डेरा बनाया हुआ है ना, वो तो जरा नत्थू कत्तू आया उन्होंने पानी तो पिलाना ही पिलाना। तो इंडिया को भी परमानेंट सीट या खर्चे की वजह से नहीं मिली थी ना? हाँ डेफिनेटली। तो ये टर्की को दिला, तो अब बात ये है कि मैं बात कर रहा था कि अगर चाइना भी एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है,
तो वो इंडिया के साथ, हालांकि चाइना की टेंशन्स भी चलती है, चाइना की टेंशन चलती है, लेकिन ट्रेड स्टिल बढ़ रही है बिकॉज उनका जो मौक़िफ़ है वो है ट्रेड के ऊपर। हाँ। चाइना ये कहता है कि भाई जिस बंदे की जेब में 10 रुपए हैं, जिस बंदे की जेब में 100 रुपए है, जिसकी जेब में 1000 रुपए है, वो सारा हमारा है डेफिनेटली, और क्यों उसके हिसाब से उसको सर्व कर दो। चाइना को इस वजह से भी दुनिया बहुत सियानी को मानती है। अमेरिका ने चाइना का बायकॉट किया और शर्ट जो थी बायकॉट चाइना की, वो चाइना में नो मैटर क्या ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वन चाइना। मैं चाइनीज को कहता हूँ ये जो है ना इस वक्त के हजूज मजूज हैं। हाँ। आने वाले हजूज मजूज पता हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन दे आर द एग्जिस्टिंग हजूज मजूज, और वो कीड़े हैं अपने काम के, अपनी चीजों के, और अपने आप को डेवलप करने के। देखिए इंडिया ने ब्लॉक करा, 90 के करीब ऐप इंडिया ने उनकी ब्लॉक कर रखी है, और उनके बहुत से प्रोडक्ट्स का बाइकआउट चल रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर खुद भी ये स्ट्रेंथ है कि वो मेड इन इंडिया है। लेकिन यहाँ पर ये भी हम चीज देखेंगे, दोस्ती और दुश्मनी एक साथ है। लेकिन टर्की के ऊपर आएंगे, इंडिया ने जिस तरह टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और इंडिया के अंदर इस वक्त टर्की का स्टिल बाइकआउट चल रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट, उनकी एयरलाइन का बाइकआउट, जो एजुकेशनल सेक्टर के अंदर MOU साइन थे उनका बाइकआउट, और इस वक्त जो है टर्की को 4000 बिलियन, ये ठीक है, ये एक्यूरेट, इतना जो है उनको लॉस हो चुका है। ठीक हो गया। अब आप क्या समझते हैं कि टर्की पाकिस्तान के साथ लिंक करता है तो इंडिया उसका बाइकआउट करता है, और ये स्टिल इसी तरह ही रहेगा? आई थिंक इसमें दो चीज़ों को ना रिलेट किया जा रहा है। पहली नंबर पर बात यह है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि भाई जो अब जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं ये इकोनॉमीज की है, और ये जो बाइकआउट होता है ये किसी को वो मारने से ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप किसी को जान से मार दे वो वन टाइम इवेंट है, लेकिन आप किसी को भूखा करके मारे वो हर सेकंड में मरता है। तो अब आप किसी की प्रॉस्पेरिटी, किसी के साथ ट्रेड एक्सपोर्ट वो आप रोक लेते हैं, तो आपकी करेंसी जो ऑफशोर जा रही है, ट्रेड हो रही है, वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता है इन चीज़ों का। तो इंडिया अगर ये काम कर रहा है तो अगेन ये उनकी अपनी एक पॉलिसी है, और वो अपने दुश्मन को ये जो समझते हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा है आजकल, क्योंकि अब मैशत की जंग है। आप कहेंगे हम आपके साथ लड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ ट्रेड रोक देंगे, तो वो एक लड़ने के बराबर हो जाता है। लेकिन देखिए टर्की ने हमारा साथ दिया है इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया ओपनली बोलता है कि टर्की हमारा एनिमी है। आई थिंक ये वो अंगूर खट्टे वाला हिसाब है। हाँ। इंडिया को अगर पाकिस्तान से मसला है तो वो डायरेक्ट आए ना। हाँ। देखे पाकिस्तानियों ने उनके क्या हाल किए हैं। उन्होंने क्लियरली देख लिया है कि फ्रांस के जो तैयारों के साथ हुआ है माशाल्लाह से, अब फ्रांस उनको क्या डबल ट्रिपल प्राइस पर भी फ्रांस उनको तैयार नहीं देगा। इंडिया मार्केट गई, क्रेडिबिलिटी गई, ठीक है। फिर आप ये देखें, और फ्रांस ने कैटेगोरिकली कहा कि भाई इंडियन पायलट्स आर नॉट कंपैटिबल। तो फ्रांस खुद को बचाएगा। फ्रांस अपने त्यारे पे बात नहीं करेगा, उसने इंडियन पायलट पे बात ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को साथ करना है तो वो उसको पाकिस्तान को सेपरेट डील करे, टर्की को सेपरेट डील करे। लेकिन वो कह रहे हैं दोनों एक ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्रोन आए थे ना वो टर्की के थे। देखिए अब ये मिसाइल पाकिस्तान के इंडिया में आए थे और ड्रोन टर्की के थे। देखिए ये तो अब डेफिनेटली है जी, आपकी कितनी है, आपके रिलेशंस क्या है, आपकी सपोर्ट होती है। अभी करंट सिनेरियो में देखें, अभी ईरान का सीन चल रहा है, तो मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी आज क्या ईरान के साथ डेफिनेटली कहना है ना, बहुत और ये एक बड़ा ब्लंट स्टेटमेंट है। आई रियली अप्रिशिएट इट। हालांकि हम गाजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर नहीं बोले, मतलब उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हमने ईरान से भी तेल लेना ना करें। असल में देखिए इंटरेस्ट हम सबके जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के साथ ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो इजरायली एग्रेशन है ना वो इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन है, इंटरनेशनल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वायलेशन है, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है कि आप किसी की ज्यूरिडिक्शन के अंदर जाकर आप उनको वायलेट कर रहे हैं, और उनके जो बेसिक लॉज हैं उनको आप जो है वो दिस इज पाकिस्तान। इंडिया कम सी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। भाई का कहने का मतलब है किसी को नंगा कर रहे हो। अच्छा, तो बात ये है कि ये इसराइली ने ये समझा कि हमने गाजा में कर लिया है, दुनिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने पल्स चेक की, फिर उन्होंने मस्जिद अक्सा तक पहुंच गए, तो उन्होंने समझा कि भाई अब हम लोग रोकने वाला हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत एडमायर कर रहा हूँ, जो उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया है। वो कह रहे हैं इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे ना। देखिए 15-20 लाख इसराइली हैं पूरी दुनिया में,
इसराइल की जो कहते हैं ना कि वो जो आजकल वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ाई जा रही है ना भाई, उनके बंदे जगह जगह बैठे हैं। हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हुतीस का कमांडर भी आज मार गया। लेकिन ये मेरा अलग टॉपिक है, आपके साथ ये हम नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि आपकी जो है ना वर्ल्ड अफेयर में अगर इकोनॉमी एंड ट्रेड पे बात करें तो आदिल भाई की बड़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरे चैनल पर अक्सर आते हैं। चलो मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि टर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और हमेशा इंडिया के खिलाफ क्यों जाता है। हालांकि ये वो इंडिया है, जब अर्थक्वेक आया था टर्की में तो सबसे पहला जो मुल्क था जो एड लेके पहुंचा था, जिसने वहां पर सर्विसेज दी थी, लोगों की जानें बचाई थी, वो इंडिया। और इंडिया ने बहुत दफा टर्की के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की है, क्योंकि टर्की मिलिट्री भी स्ट्रांग है, टर्की की मैन्युफैक्चरिंग भी, जैसे ड्रोन बड़े इंपॉर्टेंट है टर्की की। इंडिया को पता है टर्की में स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी इकोनॉमी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टर्की के मामले में फेल क्यों हो रही है। और पाकिस्तान जो है बड़ी कामयाबी से टर्की के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरे टॉपिक का निचोड़ है ये मैं आपके देखिए, इस चीज के लिए ना समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को अनफोल्ड करना पड़ता है। हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखें तो जब से कोलैप्स हुआ है आपके ऑटोमन एम्पायर का, ठीक हो गया, तब से ही पाकिस्तानियों ने टर्की की सपोर्ट की है। मतलब 640 साल तकरीबन 5 बर-ए-आज़मों पे हुकूमत करने वाली रियासत जब 1923 में आकर टूटी, 1916 में उसके स्टार्ट हुआ था उसको कोलैप्स करना, और वो एकदम नहीं टूटी, उसके लिए टाइम लगा है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। लेकिन तब भी हमारे पाकिस्तान से लोगों ने फौजें भेजी, लोगों ने, औरतों ने जेवर बेचकर उस टाइम के ऑटोमन एम्पायर के जो टर्किश के लोग थे उन लोगों को फैसिलिटेट किया था, उनको अटेंड किया। और ये एक वो बॉन्ड है हमारी जो बनी हुई है उस उनकी जनरेशन में भी और हमारी जनरेशन में भी और चली आ रही है। फिर रिलीजियसली हम सेम कंट्रीज हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारी मैच होती है, फूड भी हमारी बहुत सारी चीज़ों मैच होती है। तो टर्की के साथ हमारी ये बॉन्ड एक बहुत अच्छी है। अच्छा, अब बात आ जाती है इंडिया की और उनकी। देखिए, अब हर बंदा अपनी अपनी बॉन्ड रखे, लेकिन जो आपकी हिस्टोरिकल बॉन्ड आ जाती है ना, माँ बाप के थ्रू आपकी कन्वे हो जाता है कि हाँ भाई, जब भी टर्की की बात होती है वो कहता है यार पाकिस्तान इज ऑफ द लव, क्योंकि इन्होंने हमारी तब सपोर्ट की थी जब हमारा कोलैप्स हो रहा था। तो आज भी ऐसे ही है, आज आप टर्की जाए, हम लोग जाएं, दे आर वेरी वेलकमिंग, वो लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग वेरी वेलकमिंग। तो वो ये एक कंटिन्यूअस चीज़ है जो हिस्टोरिकली है कि फॉरेन पॉलिसी की हम अक्सर तारीफ करते हैं कि भाई इनके दुश्मन कम और दोस्त ज्यादा हैं, लेकिन टर्की उस दोस्त की लिस्ट में से माइनस क्यों है? आई थिंक सी व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स वो कहते हैं देयर इज नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, बट परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो जब परमानेंट इंटरेस्ट आपके हैं, एज लॉन्ग एज इंटरेस्ट आर बीइंग सर्व्ड ऑन द बोथ हैंड्स म्यूचुअली, तो आपकी ये चीज़ें रहेंगी। अगर टर्की को कुछ फ़ायदा मिलेगा इंडिया से, वो कर रहा होगा, इंडिया को फ़ायदा मिला टर्की, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट की बात है। बाकी परमानेंट दुश्मन, ये आइसोलेटेड आप नहीं होकर रह सकते। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, डिजिटलाइजेशन आ गई है, आप एक सुकड़ कर ऐसे ग्लोबल विलेज, ग्लोबल सिटीजन बन गए हैं, तो आइसोलेशन रहना तो कोई सर एक ये बात भी है ना कि इंडिया ने बोला कि हम टर्की के भी 2 टुकड़े करें, हम कुर्दों को सपोर्ट करेंगे जो कहते हैं हमने तुर्क से आज़ादी लेने, वो कह रहे हैं कि चले आप कश्मीर को करेंगे, हम कुर्दों को करेंगे, और वहाँ से हम साइप्रस को करेंगे। आप देखें ना, इनका भी, इंडिया का भी नेटवर्क टर्की के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है ना, और ओपनली कहते हैं हम तोड़ेंगे तुम लोगों को। देखिए ये सेम वही बलोचिस्तान वाला सीन चल रहा है। ऐसे ही है बेसिकली। जब भी किसी चीज़ को तोड़ा जाता है या अगर उसको कोई नुकसान देना हो तो उसके पीछे आवाम भड़काओ, एक आधा पोर्शन जो है ना वहाँ से उसको जो बर्निंग होता है उनको इग्नाइट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें उठती हैं। तो ठीक है, क्लेम करने में है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि टर्की ये, अगर इंडिया उस साइड पर इंगेज होता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो दूसरी साइड पे कश्मीर वाले एरिया में प्ले करे। देखिए ना, नरेंद्र मोदी के 10 साल तो वाइंड अप हो गए, एक नया चैप्टर है 5 साल के लिए, ठीक है। उस नए चैप्टर में कहती है पाकिस्तान को तोड़ दो, फ्री बलोचिस्तान, कुर्दों को अलग कर दो टर्की से, साइप्रस को आजादी दिला दो। मतलब इंडिया कहते हैं बहुत इजी है, वो कहते हैं मालिया तोड़ दो, बस तोड़ दो, जो हमारा नहीं उसको तोड़ दो। ऐसे ये दिस इज अ बुलशिट आई गेस। इफ अ कंट्री विद अ सिग्निफिकेंट डेमोक्रेसी इस तरह की वो स्टेटमेंट्स देगा तोड़ दो, तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ नारेबाजी है। ये कोई इनका प्रैक्टिकली कोई देखे ना उसकी फिजिबिलिटी क्या बनती है, नहीं हो सकता ऐसा। तो आई थिंक ये दिस इज अ बुलेट टू द स्काई है, दैट्स इट।
दैट्स ऑल। जो इंडियन ऑडियंस देख रहे उन्हें क्या पैगाम देंगे जंग के बाद ताज़ी इंडियन ऑडियंस के लिए ये पैगाम है, आप हमारे पड़ोसी हैं, हाँ वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, लेकिन आप लोग इज्जत के साथ रहे, हम भी इज्जत के साथ रहते हैं। दुबई के साथ मेरे पास, दुबई में मेरे साथ इतने इंडियंस रहे हैं, बड़े मेरे क्लाइंट्स भी थे, अभी भी हैं, तो हम वहाँ पर जो है एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम वापस इंडिया या पाकिस्तान आते हैं तो वो हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला सीन शुरू हो जाता है। तो खैर हर जगह नहीं है, फिर हर कंट्री के अंदर रेडिकल्स होते हैं, फिनेटिक्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं, तो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मेजॉरिटी नहीं है। सुकून से रहें, अपनी गुर्बत निकालें, हम भी अपनी गुर्बत निकालने पे काम करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, और देखिए मैं अपने वज़ीर आज़म को कोट करूँगी, शहबाज शरीफ ने बोला था कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, हम पीस प्रमोटर हैं। स्टिल आज भी हम जितने भी आवाम से बात करेंगे वो कहेंगे हम पीस ही चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 2025 में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम वॉर और एग्रेशन की तरफ नहीं, हम पीस की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है और वर्ल्ड के कहते हैं ना प्रोस्पेरिटी के लिए भी। डे वन से हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है इसके ऊपर कि हम लोग जो है ना एक अमन पसंद कौम है, लेकिन हमारे अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर आप हमारी पल्स चेक करेंगे कि इनके अंदर कितना रिलीजियस है, कितने सोशल है, कितनी है, तो फिर उस पल्स का जवाब जैसे आपको मिला है अपना वो राफेल वाला, तो वो आपको जवाब मिल जाएगा कि हमारी पल्स में कितना खून है। राफेल पे आ जाती है। तो देखिए राफेल इज अ बिग विक्ट्री, आई मीन इट इज समथिंग दैट द होल वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग कि पाकिस्तान हैज गिव अ मैसिव रिस्पांस। मैं तो राफेल त्यारे की कीमत सुन के हैरान थी, पाकिस्तानी 75 बिलियन रुपए। यार हम धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि आपने और हमने वीडियो में देखा कि वीडियो में जो नैला जी है जो है वे एक भाई से बात कर रही है और वो उन्होंने जो है बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी वीडियो पे रिएक्शन दिए। उन्होंने 3 टॉपिक पे उन्होंने बात की। एक तो है भारत का प्रधानमंत्री का जो दौरा है साइप्रस का 2 दिन का, उसके ऊपर उन्होंने बात की। दूसरा जो है भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात की, और तीसरा जो है इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका और इंडिया और रूस की क्या भूमिका है उस पर बात की। तो दोस्तों टर्की के हवाले से जो उन्होंने बात की है, वो टर्की नहीं चाहता कि भारत और साइप्रस का दौरा करे, क्योंकि साइप्रस जो है पास्ट में जो है टर्की का ही हिस्सा था, वो टर्की से अलग होना चाहता है। तो उनके बीच भी ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है जैसे हमारे और कश्मीर और पाकिस्तान में और पाकिस्तान और बलूचिस्तान में। तो दोस्तों भारत के साइप्रस दौरे से टर्की चिंतित है, पाकिस्तानी जनता भी जो है परेशान है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी परेशान है, क्योंकि भारत साइप्रस को सपोर्ट करेगा और जिसका नुकसान सीधा सीधा टर्की को और पाकिस्तान को होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, पसीना बहुत आ रहा है बार बार, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।